Good morning, my name is Prakash Yadav. Today I am going to teach you very important topic, light. Light. What is light? Light होता क्या है? ठीक, लाइट क्या करता है? हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है? जैसे जैसे डिफिनीशन के तौर पे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा लाइट किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। पहला पार्ट क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब लाइट ट्रेवल करती है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। द मीनिंग ऑफ एनर्जी वी नो दैट हमारे आसपास बहुत से सारे एनर्जीज के टर्म या एनर्जीज देखने को मिलते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। जिस प्रकार साउंड एनर्जी को सेंस करने के लिए, सुनने के लिए हम अपने ईयर या कान का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए लाइट को हम एक नाम देते हैं, लाइट एनर्जी। इस एनर्जी के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। It ensures that object makes visible। समझ में आ रहा है? लाइट क्या होता है कि हमें इंश्योर करता है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दिखाई दे। ठीक है, क्या होता है? पहले हमने बताया लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का इन द सेंस जो वेव होता है वो किन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तथा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को लेकर चलता है। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगली पॉइंट हमारी बोलते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है हमारे नेचर में डिफरेंट प्रकार के एनर्जी पाए जाते हैं। उन एनर्जी में से एक एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, जो हमें ऑब्जेक्ट को सेंस या करने में हेल्प करती है या ऑब्जेक्ट देखने में हमें क्या करता है? अपनी उपयोग इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख सकते हैं। ठीक, अगली पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या? लाइट डिफरेंट नेचर शो करता है। जी हाँ, डिफरेंट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि लाइट डिफरेंट नेचर शो करता है। एक साइंटिस्ट हुए हमारे जिन्हें हम न्यूटन सर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेट या बोल सकते हैं वेरी हाई in a given space as a particle। क्या? एज अ पार्टिकल। उन्होंने बताया जो लाइट की स्पीड होती है एज अ पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी तेज होती है। इस पार्टिकल नेचर के हेल्प से नेचर ऑफ लाइट का जो पहला है पार्टिकल नेचर, वो उन्होंने जो हमारे साइंटिस्ट हुए न्यूटन, उन्होंने बताया ये पार्टिकल नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर के हेल्प से हमने
कुछ थियरी एक्सप्लेन की। जो पहली थियरी हुई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सी थियरी हुई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी क्या हुई? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ETC। ठीक। फिर से नेचर ऑफ लाइट में एक साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने बताया जो हमारा लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। उस पार्टिकल नेचर के हेल्प से हमने कई लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था हाइगन। हाइगन उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वे वेव नेचर शो करती है। क्या? वेव नेचर शो करती है। वेव नेचर शो करने का इन द सेंस किस बेसिस पे इन्होंने बताया कि लाइट हमारी वेव नेचर शो करती है? इन्होंने बताया जो हमारी लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहने का इन द सेंस इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? मीडियम मतलब क्या? ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है और गैस में भी। इसे इसीलिए क्या बोला गया? वेव नेचर। वेव नेचर के हेल्प से हाइगन ने कुछ थियरी को क्या किया? एक्सप्लेन किया। उस थियरी में से पहली थियरी थी इंटरफेरेंस। दूसरी थियरी थी डिफ्रैक्शन। और एक सवाल ये उठता है कि हमें वेव नेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पार्टिकल नेचर जो न्यूटन सर ने बताया कि जो पार्टिकल नेचर होते हैं कुछ लॉ को डिफाइन कर रहा था, मगर कुछ लॉ को वो डिफाइन कंप्लीटली नहीं कर रहा था या कहो नहीं कर रहा था। उसमें से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक थे। तो उन्होंने क्या किया? हाइगन सर ने बताया कि जो हमारा लाइट एनर्जी है वो पार्टिकल नहीं वेव नेचर शो करता है। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया जो इंटरफेरेंस की थियरी होती है उसको एक्सप्लेन किया और डिफ्रैक्शन का किस बेसिस पे? वेव नेचर के बेसिस पे। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट हुए। डी ब्रोगली उन्होंने बताया जो हमारी लाइट होती है वो डबल नेचर शो करती है। उन्होंने क्या बताया? लाइट बिहेव एज डबल नेचर, डुअल नेचर। कौन कौन सी नेचर बताया? पार्टिकल, पहला पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। क्या बताया? एज वेल एज वेव नेचर। मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा लाइट है वो दोनों बिहेवियर शो करता है। कौन सा? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, कहां तक हुआ? ये हुआ कि नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में एक साइंटिस्ट न्यूटन, उन्होंने बताया जो हमारा पार्टिकल होता है मतलब जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। एक साइंटिस्ट हुए हाइगन, उन्होंने बताया जो हमारी लाइट होती है वे वेव नेचर शो करते हैं। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली, उन्होंने बताया नहीं, जो हमारी लाइट होती है वो दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लाइट में प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अगर किसी के बारे में जानना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि उसके प्रॉपर्टी को आसानी से या अच्छे में हमें समझ में आना चाहिए। तो हमारी प्रॉपर्टी लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने बताया ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेके चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक,
जो हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तीसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कितनी होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारी लाइट की स्पीड है 1 सेकेंड में कितना मीटर चलती है, 3 × 10⁸ मीटर। मतलब हमारी लाइट की जो स्पीड है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा पॉइंट, लाइट शो डबल नेचर। हमने डी ब्रोगली के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया उसको समझ भी गए होंगे। उन्होंने बताया जो हमारी लाइट होती है डबल नेचर शो करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पांचवा पॉइंट क्या हुई, लाइट कंटेन्स 7 कलर। क्या, लाइट कंटेन्स 7 कलर। 7 कलर का मतलब अगर हम रे ऑफ लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो लाइट होती है हमारी, या वाइट लाइट बोले, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। 7 कलर में स्प्लिट होने का मतलब वो जो 7 कलर आता है किस पैटर्न में आता है, विबग्योर, जिसको हमने कभी न कभी सामने देखा होगा, बुक में देखा होगा। V स्टैंड फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फॉर रेड, सब कलर को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर 6 पॉइंट क्या है, लाइट एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में हमने क्या किया, 5 पॉइंट लिखे। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लेके चलता है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ए ऑलवेज क्या चलता है, स्ट्रेट लाइन में। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट शो डबल नेचर। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एंड वेव नेचर। लाइट कंटेन्स 7 कलर। व्हाइट लाइट जो अपना होता है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जब इसको प्रिज्म से पास कराएंगे तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक, अब लाइट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हुए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन और उसकी डिफिनीशन क्या है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट रेज falls on मिरर सरफेस। क्या होता है, अगर कोई लाइट रे हमारी मिरर सरफेस पे पास हो रही है एंड रिटर्न बैक इन सेम मीडियम, मतलब हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जब कोई लाइट रेज किसी मिरर पे किसी मिरर सरफेस फॉल होती है और टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए तो उस लाइट रे को क्या बोलोगे, वो कौन सा लॉ होगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट या मटेरियल ऑफ द सरफेस। मटेरियल ऑफ कैसा है वो उसी पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में कितना लाइट रे का रिफ्लेक्शन या सरफेस कर रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हमारी लाइट रे किसी सरफेस पे अगर फॉल कर रही है
तो किस लॉ के बेसिस पे उस मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रहा है? क्या ऐसा कोई लॉ है कि उसको डिफाइन कर रहा है? क्या उसको आगे प्रोसीड कर रहा है? किस बेसिस पे ये लॉ वर्क कर रहा है? ठीक, अगर हम सबसे पहले कोई सरफेस लेते हैं, सरफेस को निचले सतह को क्या हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का मतलब होता है मेटालिक होता है, सिल्वर पेंटिंग होती है। पेंट करने का मतलब कि लाइट का जो पोर्शन होता है इस पार न आए। अगर हम किसी सोर्स से कोई लाइट इस किसी सरफेस किसी पॉइंट पे फॉल कराते हैं तो जो लाइट इनकमिंग लाइट रेज होता है उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे फॉल हो रहा है हमारे इंसिडेंट रे उसको वो पॉइंट बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट रे फॉल हो रही है उस पॉइंट पे एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। क्या? इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। दिस इमेजिनरी लाइन नोन एज नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। और जो लाइट इनकमिंग लाइट रेज है वो फॉल होने के बाद किस पॉइंट पे? ओ पे रिटर्न बैक हो रही है सेम मीडियम में। उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे उसको आई से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल उसको आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एक एंगल और होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर सरफेस के बीच में होता है, उसको हमने बीटा नाम दिया। इसको हम बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? पहली बात, जो इनकमिंग रेज है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब मिरर सरफेस पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई रेज है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। और जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे फॉल हो रही है पॉइंट पे, उस पॉइंट से एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं। अब सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम डिफाइन कहां से करेंगे? हमको मेजर कहां से करना? नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलो या इंसिडेंट बोलो। और जो एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलो। जो एंगल सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है उसको हमने नाम दिया बीटा, और उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस प्रोसेस, दिस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक लॉ के तहत वर्क करता है, एक लॉ के बेसिस पे वो वर्क करता है। आगे पढ़ते हैं वो लॉ है क्या। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने सरफेस ले लिया, सरफेस लेने के बाद क्या किया? एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, इमेजिनरी लाइंस, इंसिडेंट लाइट हो गई और रिफ्लेक्टेड लाइट। शॉर्टकट में इसको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं हम, और नॉर्मल। ठीक, इसको एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, इसको बीटा। ठीक, एंगल ऑफ ग्लांस। फिर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, किस लॉ के बेसिस पे हमारा थियरी है रिफ्लेक्शन वर्क करता है? पहला लॉ फर्स्ट क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंस एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला लॉ हमें क्या बताता है, जो हमारा लॉ है, एंगल है इंसिडेंस एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा बताता है इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे और क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल लाइज एट सेम पॉइंट और सेम प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ के बेसिस पे गवर्न करता है, दो लॉ के बेसिस पे वर्क करता है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंस एंगल बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, आई इक्वल टू बराबर आई ओ आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज एट सेम पॉइंट। ठीक, दूसरा लॉ क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किसी एक पॉइंट पे लाई करते हैं। इस पे आगे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। पहला सरफेस लिए, पॉलिश सरफेस, एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, इंसिडेंट रे हुआ, दूसरा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हमने 43 ले ली, 43 डिग्री, और ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हमने बताया था बीटा का नाम दिया था। तो हमको पहला फाइंड करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक, तीसरा पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ प्लस बीटा एंगल। ठीक, पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, रिफ्लेक्शन एंगल पूछा हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो हमने क्या बताया, एंगल ऑफ, हमारा लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन एंगल बराबर किसको होगा, इंसिडेंस एंगल को। तो हमारा पहला लॉ, पहला ही आंसर क्या होगा, किस बेसिस पे, लॉ के ही बेसिस पे हुआ, मतलब आई इक्वल टू आर। तो आई हमारा कितना है 45 डिग्री, आर हमारा क्या आ गया 45 डिग्री, मतलब एंगल आर इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। दूसरा द वैल्यू ऑफ बीटा, एंगल ऑफ ग्लांसिंग या ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बीटा कैसे होगा, आर की वैल्यू क्या होगी 43, और यहां से देखिए नॉर्मल से और यहां सरफेस तक टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या होगा बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस आर बोल सकते हैं, या 90 डिग्री माइनस 43। ठीक, 43 हो गया। 43 होने का मतलब कितना आंसर आएगा, 10 में से 3 गए 7, कितना होगा 10 में से 3 गए 7, 8 में से 4 गए 4 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या आ गई 47 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर और बीटा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एंगल आर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 45 डिग्री, आर प्लस बीटा, फिर ये कितना आ गया वैल्यू 43 डिग्री किसकी, आर की, 43 डिग्री प्लस 47 डिग्री किसकी आई थी बीटा 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब हमें जियोमेट्री से भी कंफर्म हो रहा है कि जो नॉर्मल और ये सरफेस का बीच का टोटल एंगल है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं बीटा को ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, हमने एक सरफेस ले लिया प्लेन मिरर सरफेस, उस पर क्या किया कि इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हुई और एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, और रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गई, इंसिडेंट इनकमिंग रे रिफ्लेक्टेड रे ए हो गई, इंसिडेंट रे को आई आर, रिफ्लेक्टेड रे को आर आर, और नॉर्मल को एन से। जो इसका एंगल है कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक, और हमको बीटा की वैल्यू दी गई है, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री,
ठीक, इस एंगल को हमने क्या एक नाम दे दिया अल्फा। क्या दे दिया उस एंगल का? अल्फा। फिर क्वेश्चन है उठता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ एंगल आर। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंगल प्लस आर। तीसरा क्वेश्चन हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस आई। पहला लॉ क्या था हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। आई हमारा कितना है? 40 डिग्री। आई कितना है? 40 डिग्री। और आर कितना हो गया हमारा? 40 डिग्री। एंगल आर बराबर 40 डिग्री। दूसरा क्या क्वेश्चन है? अल्फा प्लस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए भी 40 हो जाएगा तो ए 50, तो इसका अपोजिट एंगल, या हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां का टोटल एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो दूसरा क्या है? अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें पूछा क्या है? अल्फा प्लस आर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 40। तो यहां पे आओ, अल्फा प्लस आर बराबर, आर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। क्या आ गया टोटल? 90 डिग्री। ज्योमेट्री से भी लग रहा है अल्फा प्लस आर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होगी टोटल? 90 डिग्री। तीसरा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस आई। तो वही हुआ, अल्फा प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई? क्या हुआ? अल्फा प्लस आर की वैल्यू भी वही होगी जो अल्फा प्लस आई की वैल्यू। फिर तीसरा पॉइंट, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 50 और आई की वैल्यू क्या है? 40। फिर क्या होगा टोटल? अल्फा प्लस आई 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, कितना हो गया? 90 डिग्री। द क्वेश्चन थे इस पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। फिर इसके बाद क्या होगा? अलग टॉपिक आएगा। क्या है? एक सवाल उठता है इस पे कि रिफ्लेक्शन जो होता है, क्या ये डिफरेंट सरफेस पे सेम ही होगा कि अलग अलग होगा? तो इसके आगे जो टॉपिक आ रहे हैं उसी के बेसिस पे आ रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है जो हम सरफेस लेते हैं, इवन सरफेस लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस लेते हैं, तो इस सरफेस पे जब लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी तो एक सीरियल वाइज क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। मतलब एक पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। क्या? एक पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट, नो अनइवन रिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उन पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा। इस सरफेस को या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब हमारा सरफेस रेगुलर होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो पैटर्न देखने को मिलेगा हमको, वो एक रेगुलर पैटर्न में दिखने को मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कहीं कहीं पे एक सबसे रेगुलर पैटर्न अगर हमको देखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि हमें एक प्लेन सरफेस पे ये किसी भी लाइट सोर्स को फॉल कराना पड़ेगा। तो हम क्या देख सकते हैं? उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने का सबसे मोस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे आसपास जो पहाड़ हैं या हमारे घर अनइवन सरफेस है वहाँ देखने को मिलता है। जैसे लहरें होती हैं हमारे नदी में, पॉन्ड में, उस टाइप के जब पैटर्न होते हैं तो वहाँ क्या होता है? अनइवन सरफेस होते हैं तो वहाँ इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे इस टाइप का अगर पैटर्न है हमारे आसपास, किसी सोर्स से लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी होगी, मगर पॉइंट किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है वो भी डिपेंड करता है। हमारी लाइट रे का
जो अनइवन पोजीशन है पॉइंट का, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड लाइट देता है। तो इसीलिए जो पैटर्न हमको देखना चाहिए या जो पैटर्न हमको रेगुलर में देखने को मिलता है, वो हमको इरेगुलर में नहीं देखने को मिलता। इरेगुलर में नहीं देखने का मिलने के कारण जो पैटर्न होता है रिफ्लेक्टेड लाइट का, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमें क्या करता है, देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अच्छा इसका बेसिस क्या है, कारण क्या है, इसका पढ़ने का मतलब क्या है, या क्या इसको हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं, क्या जरूरत है रिफ्लेक्शन पढ़ने का। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ना होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, या किसी ऑब्जेक्ट को जो हम आसानी से देख लेते हैं वो हमें परेशानी होती, देखने में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। जैसे हमने बताया वाई रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक, हमारे लिए रिफ्लेक्शन महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे हमारे पास कुछ एक लीफ है, पत्ती है, तो क्या होता है, हम अगर इसको देखते हैं तो ये पत्ती हमको किस कलर की दिखाई देती है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो दिखाई देने का पैटर्न क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिसाइड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों दे रही है, क्यों कलर दिखाई दे रहा है, किस कलर का दिखाई दे रहा है, वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन पे। जैसे हमने सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया किस पे, इस लीफ पे, और ये लीफ से रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है, किस पे, हमारे आंखों पे पड़ती है, तो दिखाई देता है ऑब्जेक्ट। ये प्रोसेस हमारे नेचर में हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल है। दो लॉ होते हैं, वो हमेशा इस लॉ को गवर्न करते हैं, इनकी उस लॉ के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये लीफ हमें दिखाई देने का पहले कारण क्या है, जब लाइट रेज सोर्स ऑफ लाइट से, अगर यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई इस लीफ पर और यहाँ से टकराने के बाद हमारे आंखों पे पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। और ग्रीन कलर क्यों दिखाई देता है, जैसा कि हमने बताया जो हमारी लाइट रे होती है, व्हाइट लाइट होती है, वो 7 कलर कंसिस्ट करती है या 7 कलर कंबाइन होती है। तो जब 7 कलर इसमें फॉल होते हैं तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या कहो या हम कहें कि उसको क्या करती हैं, पकड़ के या रख लेती हैं। तो जो कलर ये रिलीज करेगी, जो कलर रिफ्लेक्ट करेगी, उस कलर का हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसीलिए जो हम लीफ होता है या ट्रीज का लीफ हमको ग्रीन दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इस लीफ की होती है, लाइट गिरने के बाद वो ग्रीन कलर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इसीलिए हमारे आंखों से एक ग्रीन कलर दिखाई देता है। कोई भी अगर रेड कलर की कवर की बुक है, अगर वो बुक हमें अगर रेड कलर दिख रही है तो ये प्रॉपर्टी बुक के कवर की है या बुक की कह सकते हो, क्योंकि वो लाइट के 7 कलर को लेकर 6 कलर को एब्जॉर्ब करके एक रेड कलर रिफ्लेक्ट करता है, और वो रेड कलर जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो बुक भी दिखाई देती है, और वो बुक इस कलर की दिखाई देती है।